नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल आरोह क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आने वाले DSSB TGT म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से क्लासेस को कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी 11वीं क्लास होगी। इसके पहले भी 10 क्लास हो चुकी है और एक रिवीजन क्लास हो चुकी है। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि हर 5 क्लास के बाद एक कंप्लीट रिवीजन की क्लास रखी जाएगी, लेकिन वह मैं तब बोला था जब हमारा एग्ज़ाम ऐसा हो रहा था कि सितंबर महीने में हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि सितंबर महीने तक का कैलेंडर जारी कर दिया है DSSB ने, तो उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अक्टूबर महीने में हो सकता है। तो साथियों, अभी हम क्या करेंगे कि अगस्त मंथ में हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर करें अपना, और उसके बाद पूरे सितंबर हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज। इससे क्या है कि हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्क कंट्रीब्यूशन में अहोबल जी के बारे में बता रहा था। उनका ग्रंथ है संगीत पारिजात, जिसका ईयर मैंने आप लोगों को 1665 लिखवाया हुआ है। साथियों, बात यह है कि 1665 भी सही है, लेकिन मैंने कई अच्छी बुक्स में देखा म्यूज़िक की, जो काफ़ी जानी मानी बुक्स हैं, उसमें 1650 मतलब मैक्सिमम बुक्स में मुझे 1650 देखने को मिला है। हालांकि ये भी है, बट 1650 ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, शताब्दी ही पूछेगा आपसे। लेकिन अगर एक्यूरेट ईयर आपसे पूछता है तो 1650 ही आप टिक करेंगे। अगर वहाँ पर 1650 ऑप्शन में नहीं है, तब आप 1665 को टिक करेंगे, राइट। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर मैं राग की बात करूं तो मैंने आपको 25 के आसपास राग करवा दी हैं। टोटल राग 30 हैं अपने सिलेबस में। 5 थाट की सारी राग मैं करवा दिया हूं आपको। अब अगर मैं बात करूं कि उन 5 थाट में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितनी राग थी मैं करवा दिया हूं, लेकिन कुछ आश्रय राग मिस हो गई थी। जैसे थाट भैरवी की आश्रय राग भैरवी, तोड़ी और खमाज, ये मिस हो गई थी। अब मैं जब सिलेबस देखा तो पता चला कि ये सारी राग भी हैं। तो अब क्या है कि आज मैं आपको ये तीनों भी करवाऊंगा, जिससे कि पूरी तरह से अपना 5 थाट खत्म हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थाट भैरवी से। तो अगर मैं थाट भैरवी की बात करूं तो थाट भैरवी में लगने वाला स्वर रे गा धा नी कोमल होता है और शेष शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं। अब अगर राग भैरवी की बात करूं तो इसमें कोई भी वर्जित स्वर नहीं होता है। माँ और सा क्रमशः वादी और संवादी होता है। संपूर्ण इसकी जाति होती है। प्रातः काल में ये राग गाई जाती है। लेकिन इस राग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसी राग है कि अगर कहीं भी कोई भी म्यूज़िक आयोजन होता है, संगीत का एक नॉर्मल आयोजन है, तो यह राग जरूर गाई जाती है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी राग है, बहुत ही इसको लोग पसंद करते हैं। ओके, तो इसका मतलब यह है कि यह दिन के किसी भी समय या कभी भी गाई जा सकती है राग भैरवी। ओके, और अगर इसकी प्रकृति की बात करूं तो चंचल प्रकृति की ये राग है। बिलास खानी तोड़ी इसकी सम प्रकृति राग है। रे गा धानी कोमल इसमें लगता है और शेष इसके शुद्ध स्वर इसमें लगते हैं। आश्रय राग है ये, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। अब हम थाट तोड़ी की बात करें तो इसमें लगने वाला स्वर रे गा धा कोमल होता है और माँ इसमें तीव्र लगते हैं, और उसके अलावा सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। अगर हम राग तोड़ी की बात करें तो वर्जित स्वर नहीं होता है। धा और गा क्रमशः वादी और संवादी होता है। संपूर्ण इसकी जाति होती है। D2 में गाई जाती है। दिन के द्वितीय प्रहर में ये गाई जाती है। उत्तरांग प्रधान ये राग है। गंभीर प्रकृति राग भी इसको कहते हैं। गुर्जर तोड़ी व मुल्तानी तोड़ी इस राग की संप्रकृति राग है। रे गा और धा इसमें कोमल लगता है और माँ तीव्र लगता है। ओके साथियों, अगर मैं बात करूं तो यह आश्रय राग है और इस राग की रचना तानसेन ने की थी, तो इसे मियाँ की तोड़ी भी कहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तोड़ी बोलते हैं ना, तो उसका आशय मियाँ की तोड़ी से ही लगाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, आरोह तथा अवरोह में अगर हम पाव अर्जित कर देते हैं तो यह गुर्जरी तोड़ी बन जाती है। साथियों, एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे कि अगर कोई राग आपको दिया है, मान लीजिए राग तोड़ी ही आपको दिया है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा,
और बोल देगा कि राग तोड़ी में आरोह और अवरोह में अगर हम पा वर्जित कर दें तो यह कौन सी राग बन जाएगी। अब गुर्जरी तोड़ी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब सवाल बन जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है और ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं थाट खमाज की, तो थाट खमाज में लगने वाले स्वर क्या होते हैं, कोमलनी होता है और उसके अलावा सारे शुद्ध स्वर होते हैं। तो साथियों अगर हम राग खमाज की बात करें तो रे उसमें क्या होता है, वर्जित होता है। आरोह में गा और नी क्रमशः वादी और संवादी होते हैं। साड़ो संपूर्ण इसकी जाति होगी क्योंकि रे आरोह में वर्जित है। N2 में यह राग गाई जाती है। N2 का मतलब रात्रि के द्वितीय पहर में ये राग गाई जाती है। N2 D2 ये क्या है, मैं आपकी बहुत ज़्यादा आदत पढ़वा चुका हूँ कि N मतलब नाइट होता है, D मतलब डे होता है और 1 2 3 क्या होता है, 4 वो पहर होता है। ओके, तो आई होप कि आपकी आदत अब पढ़ चुकी होगी। चंचल प्रवृत्ति के ये राग है। तिलंग इसका समप्रकृति राग है, राग खमाज की, और इसमें दोनों नी का यूज होता है, शुद्ध नी और कोमल नी दोनों का इसमें प्रयोग होता है। और यह भी क्या है, एक आश्रय राग है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो पंडित लोचन की राग तरंगिणी, ये क्या है, वर्क कंट्रीब्यूशन है। पंडित लोचन जी का क्या वर्क कंट्रीब्यूशन है म्यूजिक में, तो हम आज उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यमन तथा भारतीय संगीत के गुणों का संयुक्त वर्णन लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में किया है। इस ग्रंथ में जहां एक ओर नाद, श्रुति तथा स्वर आदि के प्राचीन सिद्धांत दिए हैं, वहीं दूसरी ओर फारसी के 24 हंगाम तथा 12 मुकामों का भी वर्णन प्राप्त होता है। लोचन ने 7 शुद्ध तथा 9 विकृत, इस प्रकार कुल 16 स्वर माने हैं। साथियों मैं जितने भी आपके हैं सिलेबस में जिनके शुद्ध और विकृत स्वर हैं, मैं सारा आपका करवा चुका हूँ। ठीक है, पिछली क्लास से या पिछली क्लास में मैं आपका पूरा करवा चुका हूँ। अपने समय के रागों को वर्गीकृत करने के लिए लोचन ने 12 संस्थान पद्धति को अपनाया है। इसके साथ साथ रागों के समय सिद्धांत पर भी चर्चा की है। राग तरंगिणी में विद्यापति के गीतों पर भी चर्चा की गई है। कुछ विद्वान राग तरंगिणी को 12वीं तथा और कुछ 14वीं ईस्वी का ग्रंथ मानते हैं। लास्ट क्लास में जब मैं करवाया था तो 1410 ईस्वी में आपको बताया था। देखिए चूंकि इन सब में ना कोई ठोस सबूत नहीं है, तो ऐसे ही ईस्वी के से रिलेटेड ही आपसे बातें चलेंगी। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर लोड ना लीजिएगा क्योंकि हर बुक में अलग अलग ही लिखा है। तो एक कॉमन टर्म में बात होगी, 12वीं सदी, 14वीं सदी, इस तरह से। साधारणतया पंडित लोचन का समय 14वीं शताब्दी का अंतिम तथा 15वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल था। समझ रहे हैं बात। अब ये क्या है, ये आपका देख पा रहे हो 1410 क्या है, 1410 क्या है, 15वीं शताब्दी का आरंभ काल ही तो हुआ। एक दिन मैं आपको समझाया था, जैसे 21वीं सदी में अभी हम लोग चल रहे हैं, 21वीं सदी। ठीक है, और क्या चल रहा है 2024, तो हमेशा क्या है ये आगे चलेगा। ठीक है, 2024 है तो इसका मतलब ये क्या है 21वीं सदी बोलेंगे। अच्छा, 15वीं सदी का प्रारंभिक काल मतलब 1410, वही हुआ बात। तो ये सारी बातें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इससे क्या है एक क्लैरिटी मिलती है। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, यह ऐसा युग था जब संगीत पद्धति में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे थे। अतः पंडित लोचन को प्राचीन तथा नवीन पद्धति की विभिन्नताओं को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत तक संगीत पद्धति में निम्न सिद्धांतों का व्यवहार मुख्य रूप से होता था। श्रुतियों को ध्वनि मापक मानते थे। सप्त स्वरों का क्रमानुसार 4-3-2 4-4-3-2 के हिसाब से विभाजन किया गया था। साथियों मैं आपको श्रुति पढ़ा चुका हूँ, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल पा रही होगी। श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई थी। सा और पा विकृत स्वर हो सकते थे। कैशिक, काकली और मृदु सड़ज की ये 3 विकृत अवस्थाएं थी। मृदु पंचम शुद्ध पंचम की विकृति से होता था, जिसका स्थान 16वीं श्रुति पर था। रागों का वर्गीकरण होता था तथा रागों के स्वर मूर्छनाओं की सहायता से लिए जा सकते थे। रागों के स्वर मूर्छनाओं की सहायता से लिए जा सकते थे। पंडित लोचन के समय में उक्त मान्यताओं में परिवर्तन तथा संवर्धन होने लग गया था। अतः अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने राग सर्व संग्रह
तथा राग तरंगिणी नामक 2 संगीत ग्रंथों की रचना की। भाई राग तरंगिणी तो बहुत ही कॉमन है, सबको याद है, लेकिन राग सर्व संग्रह भी आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। इस बार का एग्जाम थोड़ा टफ आएगा। मैं म्यूज़िक की बात करूं तो, क्योंकि आज इसके पहले के आपके पास जो भी अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर पेपर DSSB म्यूज़िक का, वो भी मैं करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बट एक बात बता रहा हूं कि जहां तक मेरी समझ बन पाई है, इस बार का म्यूज़िक का पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा। आप तैयारी अच्छी से करके ही जाएंगे एग्जाम में, इतना आसान भी म्यूज़िक का पेपर इस बार नहीं आएगा। इन रचनाओं के फलस्वरूप इनको संगीत संसार में अपूर्व यश एवं सम्मान की प्राप्ति हुई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विद्वान ने अमीर खुसरो द्वारा अपने आसपास जारी की गई पद्धति को विदेशी ना मानकर अपने देश का उद्गम ही सिद्ध किया है। पंडित लोचन का निवास स्थान बिहार का मुजफ्फरपुर नामक स्थान माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से थे ये? मुजफ्फरपुर से थे, बिहार में। ये मैथिल ब्राह्मण थे। संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान होने के कारण प्राचीन तथा अर्वाचीन संगीत का अध्ययन करने में इनको बहुत सुविधा मिली। संगीत शास्त्र के प्रकांड विद्वान होने के पश्चात इन्होंने क्रियात्मक संगीत का भी समुचित अभ्यास किया। प्रसन्न मूर्ति, व्यवहार कुशलता और बुद्धिमानी इनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे। 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो साथियों, ये था आपका लोचन का संगीत के क्षेत्र में योगदान। अब हम भावभट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे और इसको पढ़ते ही हमारा ये वाला यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। भावभट्ट ने अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीतांकुश, ये तीनों इनका ग्रंथ था। पंडित भावभट्ट के पिता का नाम श्री जनार्दन भट्ट तथा माता का नाम स्वप्रणवा था। ये लोग आभीर देश के धौलपुरा नामक नगर के रहने वाले थे। पंडित भावभट्ट ने संगीत विषय पर संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे थे उनके नाम हैं अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीतांकुश तथा मुरली प्रकाश। और ये किसमें था? सारा संगीत संस्कृत भाषा में था। ओके, इनमें से प्रारंभिक 3 ग्रंथों का प्रकाशन भी हो गया है। इन्होंने नष्टोदिष्ट, प्रबोधक, ध्रुपद टीका व संगीत विनोद की रचना भी की है। ग्रंथों की भाषा से प्रमाणिक होता है कि पंडित भावभट्ट संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर पूर्वकालीन ग्रंथकारों के नामों का उल्लेख किया है। भावभट्ट को बीकानेर नरेश महाराज अनूप सिंह के राज्य में आश्रय प्राप्त था, जिनका संकेत इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के नामों से स्पष्टता ही मिलता है। इस नरेश का राज्यकाल सन 1674 ईस्वी से 1709 ईस्वी तक माना जाता है। इसी समय राजाज्ञानुसार उपर्युक्त ग्रंथों की रचना हुई थी। तो साथियों, ये था आपका भावभट्ट के बारे में। ये आपकी यूनिट समाप्त हो चुकी है। और साथियों, अगर मैं बात करूं, एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप जब भी कोई किसी का वर्क कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं या किसी का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, या अब सन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, किसका समय क्या था क्या नहीं था। अगर आप चीज़ों को ये समझेंगे, अब देखिए जैसे आजकल की बुक्स हैं, अब उन बुक्स में एक अलग ही चैप्टर है ग्रंथ और ग्रंथकार, ठीक है। अब यार वहाँ पे 500 ग्रंथ और ग्रंथकार का नाम लिख दिया है, कैसे याद कर पाओगे बताओ? मजा आएगा याद करने में? कभी नहीं आएगा। अब चूंकि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। ये मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। इकट्ठा के चक्कर में कुछ भी अगर पढ़ोगे ना, बिल्कुल आपसे नहीं हो पाएगा, और या हो सकता है हो जाए तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मैं आपको एक बस बात बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम जीवन परिचय करेंगे उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान का, ठीक है। उस्ताद थिरकवा खान के नाम से प्रसिद्ध हुए उस्ताद अहमद जान उन सौभाग्यशाली और विरले कलाकारों में से थे जिन्हें उनके जीवन काल में ही अप्रतिम लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। अपने जीवन काल में ही उन्होंने वह सब कुछ पा लिया था जिसका सपना आंखों में बसाए होता है कोई भी कलाकार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नामक स्थान पर पारंपरिक संगीतज्ञों के एक परिवार में सन 1891 के लगभग जन्मे अहमद जान को संगीत के संस्कार घर में ही मिले। पिता हुसैन बख्श, चाचा शेर खान, नाना कलंदर बख्श, मामा फैयाज खान व बसवा खान गुड़ी कलाकार थे और अहमद जान ने इन सबसे सीखा।
लेकिन संगीत शिक्षा प्राप्त करने की उनकी प्यास तब बुझी जब उन्होंने उस्ताद मुनीर खान की शागिर्दगी कबूल कर ली। तबले पर अपनी थिरकती उंगलियों के कारण थिरकवा नाम से प्रसिद्धि के शिखर को स्पर्श करने वाले अहमद जान को प्रारंभिक लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने बाल गंधर्व की प्रसिद्ध महाराष्ट्र नाटक कंपनी में तबला वादन शुरू किया। उस्ताद को रामपुर सहित अनेक राजाओं का राज्याश्रय प्राप्त था। बाद में वह लखनऊ स्थित भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष भी पद पर आसीन हुए। थिरकवा खान साहब चारों पट के तबलिये थे। स्वतंत्र वादन और संगति दोनों में ही वह दक्ष थे। दिल्ली और फर्रुखाबाद बाज उन्हें विशेष प्रिय था और इन दोनों ही वादन शैलियों में उन्हें पूर्ण दक्षता प्राप्त थी। पारंपरिक विशेषताओं का पूरी तरह पालन करते हुए भी वादन को शुरू से अंत तक रोचक और सरस बनाए रखना उनकी विशेषता थी। थिरकवा साहब उस पीढ़ी के कलाकार थे जहां से तबला वादकों को समुचित और वास्तविक सम्मान मिलना शुरू हुआ। उन्हें कई उपाधियां और मान सम्मान मिले। 1953-54 में उन्हें राष्ट्रपति सम्मान मिला था। वह प्रथम ताबलिग थे जिन्हें पद्म भूषण का अलंकरण प्राप्त हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर ये देखने को मिल सकता है कि कौन अहमद जान थिरकवा जी वह प्रथम ताबलिग थे जिन्हें पद्म भूषण का अलंकरण प्राप्त हुआ था। इनके जीवन पर एक वृत्त चित्र भी बना है। जीवन के अंतिम दिनों में भी संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले थिरकवा साहब के वादन के कई रिकॉर्ड आकाशवाणी के पास सुरक्षित हैं। उनके एकल तबला वादन का ध्वन्यांकन अनेक कंपनियों ने किया है। बड़े मुख्य तबले पर उस्ताद की थिरकती उंगलियों का जादू किसी को भी रसमग्न कर सकता था। इनके ढेरों शिष्यों में से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: पद्म भूषण निखिल घोष, लालजी गोखले, स्वर्गीय प्रेम वल्लभ, सूर्यकांत गोखले, राम कुमार शर्मा, एम.वी. भिंडे, नारायण राव जोशी, मोहनलाल जोशी, प्रोफेसर सुधीर कुमार वर्मा, अहमद मियाँ, सरवत हुसैन आदि। इनके वंशज राशिद मुस्तफ़ा अच्छा तबलक बजा रहे हैं। भातखंडे महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद उस्ताद ने अपना अस्थायी निवास मुंबई को बना लिया था, लेकिन 1975 के दिसंबर महीने में मुहर्रम के अवसर पर वह लखनऊ आए हुए थे। 13 जनवरी 1976 को पुनः मुंबई जाने हेतु वह घर से निकले। सबको दुआएं देकर सवारी पर बैठे और सबसे खुदा हाफिज कहकर इस नश्वर संसार से विदा हो गए। लोग किंकत्य विमूढ़ से देखते रह गए। उन्हें बाद में पता चला कि उन पर कितना बड़ा वज्रपात हुआ है। तो ये था जीवन परिचय अहमद जान थिरकवा जी का। मैंने तबला में भी इनका जिक्र किया है, घराने के बारे में इनके बताया हुआ है आपको। आप अच्छे से अब चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम आज करेंगे ख्याल के घराने ग्वालियर घराना। ओके, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। यह ख्याल घराना गायकी का सर्वप्रसिद्ध घराना है। ग्वालियर घराने हेतु यह कहना अति संयोक्त न होगी कि ख्याल की उत्पत्ति लखनऊ में हुई। दिल्ली में इसे संरक्षण मिला और ग्वालियर में आकर यह गायकी बुलंदियों के शिखर पर पहुंच गई। वास्तव में यह लखनऊ घराने की ही देन है। इसे लखनऊ की जलवायु में उचित पोषण न प्राप्त होने के कारण अपना स्थायी निवास ग्वालियर को ही चुनना पड़ा। इस घराने के संस्थापक मूलतः लखनऊ से ही संबंधित थे, परंतु उनके ग्वालियर में आकर बस जाने के कारण जिस शैली का निर्माण इनके द्वारा हुआ वह ग्वालियर घराना कहलाया, जिसे सभी ख्याल घरानों की गंगोत्री कहा जाता है। तो ख्याल घरानों की गंगोत्री किसे कहते हैं? ग्वालियर घराने को। ग्वालियर घराने का आरंभ नत्थन पीर बख्श 18वीं ईस्वी को माना जाता है, परंतु लखनऊ के उस्ताद गुलाम रसूल ही इस घराने के मूल पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। चूँकि इनकी बानी मुख्यतः कव्वाल बानी ही रही, जिसके कारण लोगों ने कव्वाल बच्चों का घराना के नाम से इस घराने को संबोधित किया। क्या और बोलते हैं इसको? कव्वाल बच्चों का घराना। याद रखिएगा। गुलाम रसूल साहब ध्रुपद, धमार, ख्याल और कव्वाली के उत्कृष्ट विद्वानों में से एक माने जाते थे। इनके प्रपौत्र उस्ताद शक्कर खान और मक्खन खान प्रसिद्ध ख्याल गायक हुए। डॉक्टर सुशील
कुमार चौबे के अनुसार ग्वालियर घराने की इस गायकी में, जिसे नत्थन पीर बख्श ने प्रचलित किया था, ध्रुपद के गांभीर्य की पूरी झलक मिली थी और तब तक ध्रुपद और ख्याल का बंटवारा नहीं हुआ था। विशेषताओं की अगर बात करें, ग्वालियर घराने की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। इस घराने में आरंभिक स्वर आकार में खुला व बंद बुलंद लगाया जाता है। आवाज को दबाना या छुपाना इस घराने में निषिद्ध माना जाता है। इस गायकी की प्रमुख विशेषता जोरदार और खुली आवाज का प्रयोग है। इसमें राग का विस्तार क्रमानुसार किया जाता है। यह घराना मात्र गायन में ही नहीं अपितु ध्रुपद व धमार आदि सभी में उच्च कोटि प्रधान है। इसमें बोल आलाप और बोल तानों में बंदिश के शब्दों के अर्थानुसार ही लयकारी की जाती है। इसकी गायकी में मर्दानापन, बुलंद आवाज, गले का वजन और स्वरों पर अधिकार मुख्य रूप से दिखाई देता है। सम के बाद दूसरी मात्रा से गायकी प्रारंभ करना ग्वालियर घराने की विशिष्टता है। इसकी गायकी अधिकतर झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ा, चार ताल, विलंबित, एक ताल आदि में निबद्ध होती है। अगर इस घराने के हम प्रमुख कलाकार की बात करें तो भगवत शरण शर्मा के अनुसार नत्थन पीर बख्श के पुत्रों में हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थन खान थे। हद्दू खान के पुत्रों में मोहम्मद खान और रहमत खान तथा इनके भतीजे निसार हुसैन खान प्रसिद्ध थे। हद्दू खान के शिष्य परंपरा में रामकृष्ण बुआ, दीक्षित पंडित, जोशी बुआ और बालागुरु और बालकृष्ण बुआ अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर की शिष्य परंपरा में विष्णु दिगंबर पलुस्कर, मिरासी बुआ अनंत मनोहर जोशी, भाटे बुआ, इंगले बुआ, अन्ना बुआ। विष्णु दिगंबर के शिष्यों में ओंकार नाथ ठाकुर, वी.आर. देवधर, विनायक राव पटवर्धन, शंकर राव व्यास, नारायण राव व्यास तथा इनके पुत्र डी.वी. पलुस्कर आदि के नाम प्रमुख हैं। अब देखिए, अपने जीवन परिचय पहले कर लिया है ना ओंकार नाथ ठाकुर जी का, ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का आपने कर लिया है ना, तो आपको उनके शिष्यों में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आराम से आपको पता चल रहा होगा। पंडित वासुदेव जोशी के शिष्यों के बाद के बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर रहे, जिनके कारण ग्वालियर घराने का प्रचार संपूर्ण महाराष्ट्र में हुआ। अगर हम इसका निष्कर्ष की बात करें, उपसंहार की, तो डॉक्टर शरद चंद्र जी के अनुसार ख्याल गायन आरंभ करते समय आरंभिक स्वर आकार में खुली व बंद बुलंद आवाज के साथ किया जाता है। इस घराना में आवाज को दबाना निषिद्ध माना जाता है। आवाज को तीनों सप्तकों में घुमाया जा सकता है। इस घराने में ख्याल में अति विलंबित लय का प्रयोग कम किया जाता है। इसकी स्थायी व अंतरा गाने की अपनी विशेष शैली है तथा स्थायी के बाद आलाप व स्वरों की बढ़त धीरे धीरे करते हुए तार सप्तक में पहुंचकर अंतरे के आलाप तानों और बोल तानों का प्रयोग गमक तथा जबड़े की तानों आदि के साथ किया जाता है। ग्वालियर घराने की रचनाएं विभिन्न तालों में बंधी हुई होती हैं, जैसे झूमरा, तिलवाड़ा और विलंबित एक ताल आदि। इस प्रकार महान धुरंधर कलाकारों से युक्त यह ग्वालियर घराना गायकी के सर्वप्रसिद्ध घराने के नाम से पहचाना जाता है। अतः यह घराना संगीत की निधि को संरक्षित एवं संवर्धित करने में निरंतर सफल प्रयास करता रहा है। अगर हम बात करें अब ग्वालियर तथा आगरा घराने का संबंध, तो आगरा घराने की गायकी का ग्वालियर घराने की गायकी से बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि आगरा घराने के अन्वेषक घग्गे कुदा बख्श ने ख्याल की शिक्षा ग्वालियर घराने के मूल पुरुष नत्थन पीर बख्श से प्राप्त की थी। आगरा व ग्वालियर घराने की समरूपता का पहला कारण दोनों घरानों ने ध्रुपद शैली की सैद्धांतिक आधार को मान्यता दी और दूसरा मुख्य कारण ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श साहब द्वारा घग्गे खुदा बख्श को प्राप्त शिक्षा है। साथियों, घराना आपका आज 3 घराना खत्म हो गया है ख्याल के। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे आपका राग है ना, राग, अब राग पढ़ने में आपको, अब मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक में करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में राग जहाँ तक है पूछी जाएगी डायरेक्ट आपसे दोहे के फॉर्म में, ठीक है। राग चंद्रिका सार का दोहा जो होता है उसके फॉर्म में पूछी जाएगी, तो टेंशन मत लेना। वहाँ पे जो दोहा होता है ना उसमें सब लिखा रहता है, आप आराम से देखेंगे तो पता चलेगा वादी क्या है, संवादी क्या है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपको पता चलेगी। तो आपके पास जो कंटेंट है, लाइक जो आपको पता है कि वर्जित स्वर क्या होता है, वादी क्या है, संवादी क्या है, ठीक है, जाति क्या है,
लगने वाला स्वर क्या है, आप उतने कंटेंट से आप उसको क्रैक कर पाएंगे आराम से, तो परेशान मत होना, आराम से क्रैक कर लोगे उस दोहा को। अच्छा, अब अगर बात करूं कि घरानों में इतने नाम जो हैं, पहली बात तो मैं रिटन फॉर्म में दे देता हूं। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो उसका पूरा वो बना के पढ़ते हैं, है ना, पूरा क्या बोलते हैं उसको, चार्ट बना के पढ़ते हैं, कौन किसका पुत्र था, इस तरह से, है ना। तो ऐसे में भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड करूँ, लेकिन अगर नहीं है तो अभी आप पढ़िए आराम से, जो कंटेंट है उसी को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज उत्तर व दक्षिण भारतीय स्वर सप्तक की भी हम बात करेंगे। श्रुति पहले हो चुका है, तो आज हम सिर्फ स्वर की बात करेंगे। ओके, पहली यूनिट का है शायद ये स्वर। तो शब्दों का प्रयोग मुख्य रूप से 3 संदर्भों में हुआ है। व्याकरण की बात करें अगर हम, तो आ ई इस तरह से। इंग्लिश में बात करें, ये हिंदी व्याकरण है, ये इंग्लिश व्याकरण, ए ई आई ओ यू, इनको स्वर बोलते हैं। वैदिक परंपरा की अगर बात करें तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा इनके बाद स्वरों की उच्चता तथा नीचता दर्शाने के लिए कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र तथा अतिस्वर आदि स्वर कहलाए। ये कृष्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो हाल में नेट में हुआ था ना, नेट में, तो पहला स्वर पूछा था कौन सा होता है, तो पहला स्वर लोग प्रथम लगा देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृष्ट जो है वो पहला स्वर होता है। अभी रिसेंटली जो कैंसिल हुआ है आपका यूजीसी नेट म्यूजिक वाला, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा छोटा चीज़ है, बट बड़े एग्जाम में भी आ रहा है, तो आपको बहुत ही सचेत होकर पढ़ाई करनी है। संगीत में अगर बात करें तो सारे गामा पा धा नी ये आता है आपका, या डोरे मी फा सोल ला सी, ये वेस्टर्न म्यूजिक के स्वर हैं, ठीक है, जिनको सारे गामा पा धा नी बोलते हैं। मैं आपको करवाया हूँ एक्चुअली, जब कराया था ना आपको, तो मैं करवा चुका हूँ पिछली क्लासेज में, आप जाके देखिएगा। या ए बी सी डी ई एफ जी, ये सभी अलग अलग देशों के संगीत में प्रयुक्त होने वाले स्वर हैं, ठीक है। सी सी सा डी ऐसे करके करवाया नहीं था। स्वर का अर्थ है स्व प्लस रा, स्वयं राजते, अर्थात जो स्वयं प्रकाशित हो उसी को हम स्वर बोलते हैं। भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या कितनी है? 7 मानी गई हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और विकृत होते हैं, ठीक है। विकृत स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 5। शुद्ध तथा विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर बने? 12। विकृत स्वर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक कोमल विकृत और एक तीव्र विकृत। कोमल स्वर अपने स्थान से उतरा हुआ होगा और तीव्र क्या होगा? चढ़ा हुआ होगा। अगर हम शुद्ध स्वर की बात करें तो सा रे गा मा पा धा नी, ये आपका शुद्ध स्वर हो गया। कोमल की बात करेंगे तो नीचे से लाइन बनी रहेगी, रे गा धा नी, ये क्या है? कोमल है, ठीक है। तीव्र में ये स्वर मा, एक्चुअली वो लग नहीं रहा था, मैं डॉट रख दिया हूँ, ऐसी खड़ी लाइन होगी, ठीक है, खड़ी लाइन। संगीत आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि खड़ी लाइन ही होगा तीव्र मा में, और डॉट का मतलब होगा तार सप्तक, ठीक है। तो ये गलती से बन गया भाई, आप लोग ध्यान देंगे। क्लास जो ले रहा है पीडीएफ उसी के लिए है, और डायरेक्ट जो पढ़ेगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो बाद में मेरे को बोलना ही मत। भरत ने 7 शुद्ध तथा 2 विकृत कुल मिला के 9 स्वर दिए हैं, इनके बारे में विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ। भरत ने काकली निषाद दूसरी और अंतर गांधार 11वीं श्रुति पर रखा है, इस पे भी विस्तार से चर्चा हुई थी। अंतर गांधार तथा काकली निषाद दोनों स्वर 4-4 श्रुति वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अंतर गांधार और काकली निषाद, ठीक है, क्योंकि काकली निषाद दूसरे पे आता है, अंतर गांधार 11वीं श्रुति पे आता है, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि इनकी श्रुतियां कितनी हैं, तो इनकी अंतर गांधार और काकली निषाद दोनों की श्रुतियां 4-4 हैं, याद रखिएगा। ईरानी संगीत में 24 श्रुतियां होती हैं। अच्छा, जिनको क्या बोलते हैं? हंगाम बोलते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या सवाल है? लोचन जी ने जिक्र किया है ना, लोचन जी ने, ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा रहा था मैं आपको बताया। तो 24 श्रुतियां, श्रुति को क्या बोलते हैं? हंगाम बोलते हैं। कहाँ पे? ईरानी संगीत में। आगे बढ़ते हैं। और ईरानी संगीत में स्वर को क्या बोलते हैं? मकाम बोलते हैं, मकाम, ओके, याद रखेंगे आप। ईरानी संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। पंडित अहोबल ने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी हैं। कितनी मानी हैं? 22 श्रुतियां मानी हैं। कोहल ने कुल कितनी मानी है? 66। बार बार कोहल वाली बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको सीधा पता होना चाहिए, कोहल नहीं बोला है। अहोबल ने 8 विकृत, 14 तीव्र विकृत तथा 7 शुद्ध स्वरों का वर्णन, कुल मिलाकर 29 स्वरों का वर्णन किया है। बहुत ही डीप इसको पढ़ चुके हैं भाई, ओके। पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम वीणा की तार पर माप द्वारा स्वरों की स्थापना की है, इस बात को भी आप याद रखें। कौन किया है? पंडित अहोबल ने। अब अगर हम बात करें दक्षिण भारतीय संगीत का उद्भव एवं विकास, और इसके बाद उसके स्वर की भी बात करेंगे, तो नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत राज ग्रंथों के अध्ययन से यही पता चलता है कि
संपूर्ण भारत में एक ही संगीत पद्धति प्रचलित थी। नाट्य शास्त्र में किसी भी विशेष स्थान से संबंधित सांगीतिक संस्कृति का वर्णन नहीं है जिसे दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटक संगीत माना जाए। कुछ विद्वानों के अनुसार संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके समय तक दक्षिण भारतीय संगीत के प्रथम रूप का प्रारंभ हो गया था। कल्लीनाथ द्वारा विभिन्न संज्ञाओं जैसे पंचश्रुतिक, षड्श्रुतिक, जन्य जनक मेल आदि का प्रयोग किया जाना उस समय में भारतीय संगीत के अस्तित्व को दर्शाता है। संगीत रत्नाकर के काल में दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति के बीज अंकुरित हो चुके थे। संगीत की दो प्रणालियां प्रचलित हैं। उनमें से एक को कर्नाटकी और दूसरे को हिंदुस्तानी प्रणाली कहा जाता है। मद्रास के आसपास के क्षेत्र में जो संगीत प्रणाली प्रसिद्ध है उसे कर्नाटकी संगीत कहा जाता है तथा शेष भारत में सर्वत्र हिंदुस्तानी प्रणाली बोलते हैं। प्राचीन काल से लेकर 1300 ईस्वी तक पूरे भारत में एक ही शास्त्रीय संगीत का प्रचलन था। मुसलमानों के आने के पश्चात भारतीय संस्कृति में मुस्लिम संस्कृत का प्रभाव पड़ने लगा। भारत का उत्तरी क्षेत्र मुस्लिम, फारस, ईरान इत्यादि संस्कृति, संगीत, कला आदि से अत्यधिक प्रभावित हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो संगीत ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता है वह शासकों को खुश करने एवं भौतिक साधनों की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग होने लगा। दक्षिणी क्षेत्र मुसलमानों के आक्रमण से बचा रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ का संगीत बाह्य संस्कृति से अप्रभावित रहा। इसके परिणाम स्वरूप ही भारतीय संगीत में दो अलग अलग शैली, उत्तरी एवं दक्षिणी पद्धति का निर्माण हुआ। दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर की हम बात करेंगे। दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध तथा विकृत स्वर कुल मिलाकर 12 स्वर हैं। सा और पा अचल स्वर हैं तथा शेष चल स्वर कहलाते हैं। चल स्वर जब अपने स्थान से ऊपर या नीचे हो तो उन्हें क्रमशः तीव्र या शुद्ध स्वर कहते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की स्थिति उत्तर भारतीय संगीत के समान ही है। दक्षिण भारतीय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मेंशन कर रहा हूँ। दक्षिण भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की स्थिति उत्तर भारतीय संगीत के समान ही है। मतलब जो दक्षिण भारत के शुद्ध स्वर हैं वो उत्तर भारत के भी शुद्ध स्वर हैं। ओके, दक्षिण भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की स्थिति उत्तर भारतीय संगीत से अलग है तथा इनके नामों में भी भिन्नता है। दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर की शुद्ध स्थिति पहले मानी जाती है तथा शुद्ध स्वर के बाद विकृत स्वर आते हैं, जो प्राचीन भारतीय संगीत परंपरा के समान है। दक्षिण भारतीय व उत्तर भारतीय संगीत के स्वरों की स्थिति निम्न तालिका से समझी जा सकती है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है, इस कॉलम से। उत्तर भारतीय संगीत में क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसी स्वर को दक्षिण भारतीय संगीत में स्वर क्या बोलते हैं वो लिखा है। सड़ज मतलब सा को साही बोलते हैं। कोमल ऋषभ, कोमल रे को शुद्ध ऋषभ बोलते हैं दक्षिण भारतीय में। यहाँ पे ऐसे लिख दूं क्या, ये सा, ठीक है, ये कोमल रे हो गया आपका, शुद्ध रे, ठीक है। चतुश्रुतिक ऋषभ या शुद्ध गांधार, कोमल गांधार को कोमल गा आपका हो गया। सठ श्रुति ऋषभ या साधारण गांधार, शुद्ध गांधार, अंतर गांधार। ओके, शुद्ध मध्यम, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, प्रति मध्यम। तीव्र माँ को प्रतिमा बोलते हैं, ठीक है, तीव्र माँ को प्रतिमा बोलते हैं, याद रखिएगा, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेसिकली। पंचम को पंचम बोलेंगे। कोमल धैवत को शुद्ध धैवत बोलेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध धैवत को चतुश्रुति धैवत या शुद्ध निषाद बोलते हैं। कोमल निषाद को षट श्रुति धैवत या कैशिक निषाद बोलते हैं। शुद्ध निषाद को काकली निषाद बोलते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत के थाट की अगर बात करूं तो उत्तर भारतीय संगीत में जिसे थाट कहते हैं, दक्षिण भारतीय संगीत में उसे मेल कहा जाता है। मेल के आधार पर राग वर्गीकरण का श्रेय पंडित वेंकट मुखी को जाता है। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में कुल 72 मेल माने गए हैं। दक्षिण भारतीय पद्धति में एक ही मेल थाट में एक स्वर के दो रूपों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है, परंतु उत्तर भारतीय संगीत में यह प्रयोग मान्य नहीं है। उत्तर भारतीय संगीत के 10 थाटों के समकक्ष दक्षिण भारतीय संगीत के मेल निम्न तालिका में वर्णित हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, दक्षिण भारतीय पद्धति में एक ही मेल थाट में एक स्वर के दो रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिंदुस्तानी थाट की बात करें और मेलकर्ता की बात करें तो भैरवी को क्या बोलते हैं, हनुमत तोड़ी बोलते हैं। कहाँ पे,
दक्षिण भारतीय संगीत में। भैरव को थाट की बात हो रही है। माया मालव गौड़ बोलते हैं। आसावरी को नट भैरवी बोलते हैं। काफ़ी को खरहर प्रिय बोलते हैं। खमाज को हरिकाम भोजी बोलते हैं। बिलावल को धीर शंकराभरण बोलते हैं। तोड़ी को शुभपंतु वराली और पूर्वी को कामवर्धनी बोलते हैं। और अगर मारवा की बात करें तो गमन प्रिय बोलते हैं। और कल्याण की बात करें तो मेज कल्याणी बोलते हैं। साथियों, ये थी आज की क्लास आपकी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और कोशिश ये करिए कि चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, पढ़ाई साथ ही साथ करते जाइए। एग्ज़ाम चाहे जब हो, आपकी तैयारी बहुत ही दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए और आप फिर शुरू करें अपना अस्त्र शस्त्र निकालें, कापी किताब निकालें, फिर परेशान हो तो फालतू परेशान होंगे आप। इससे बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, 2-2 घंटे ही पढ़ो, 1-1 घंटे ही पढ़ो, बट डेली पढ़ो। कैरी फॉरवर्ड मत करो चीज़ों को। क्लास चल रही है, आप बढ़िया से चीज़ों को कंटेंट देखिए, पढ़िए। और ज़रूरत पड़ने पे बुक्स आपके पास होंगी ही डेफिनेटली। आप बुक उठाकर भी चीज़ों को कंफर्म करिए, क्लियर करिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे को बताइए, मैं उसका रिसर्च करूँगा। रिसर्च मतलब बुक्स में देखूँगा, अगर जो भी ऑथेंटिक लगता है मैं आपको तुरंत करेक्शन करूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर गलती हो गई तो उसको नहीं सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे। तो आप मेरे को बताते रहा करिए। ये सब कर दो, लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर दो भैया। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा क्लास की, तो ये भी ज्वाइन कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर साथियों, मिलते हैं हम अगली क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद आपका।